So today we will be discussing the writers of Anglo-Saxon age. हमने अभी तक Anglo-Saxon age के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे और कौन रूल कर रहा था. Now we will be studying about the writers of Anglo-Saxon period कि इस टाइम पे हमारे पास कौन कौन से राइटर्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, राइट. सो द वेरी फर्स्ट राइटर जो इम्पॉर्टेंट राइटर भी हैं उस पीरियड के, दैट वाज बीड. बीड जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट राइटर है एंग्लो सैक्सन एज की. बीड जो है उनकी लाइफ टाइम जो आप देखोगे दैट वाज फ्रॉम 677 टू 735. इन्होंने ये इनका लाइफ स्पैन था, ये 677 से 735 एडी तक रहे. और ये कहाँ रहते थे? ही यूज टू लिव इन नॉर्थम्ब्रिया इंग्लैंड, यहाँ पर वो रहते थे, राइट. इनको वेनेराबिलिस या फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता था फॉर हिज प्रोफाउंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंग्लिश लिटरेचर. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन है जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है. तो इट इज़ बीड. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी शुड नो दिस पॉइंट, राइट. नाउ बीड जो है उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे जिसमें से कुछ मेजर है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. ये भी आ जाता हु इज़ द राइटर ऑफ एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. तो वी शुड नो कि ही इज़ बीड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एज. उसके अलावा ही हैज़ रिटन द ग्रेट क्रॉनिकल. ही हैज़ रिटन लाइफ ऑफ सेंट पॉल एंड ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स. तो ये 3-4 वर्क्स हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट जो बीड ने लिखे. जो नेक्स्ट राइटर थे इस एज के दैट वाज कैडमोन. अब वो तो थे द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग. कैडमोन को बोला जाता है फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. तो इट इज़ कैडमोन, राइट. अब कैडमोन जो हैं उनके भी डिफरेंट वर्क्स हैं एज वी हैव हेयर स्टडीड दैट एंग्लो सैक्सन मंक थे और पोइट थे ये. ही इज़ ऑनर्ड एज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, राइट. इनके कुछ वर्क्स हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है दैट इज़ पैराफ्रेज. पैराफ्रेज इन्होंने लिखा था और उन्होंने जुडिथ लिखा था एक, ठीक है, ये रहा जुडिथ लिखा था इन्होंने. ये दोनों वर्क्स जो हैं ये ओल्ड टेस्टामेंट से लिए गए हैं. सो दैट इज़ वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट. पैराफ्रेज और जुडिथ दे बोथ आर फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट. सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि जो कैडमॉन थे वो बने कैसे पॉपुलर, उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या उनकी स्टोरी रही या उनका क्या वो था. तो बेसिकली था क्या कि जो कैडमॉन थे ना वो एक पेंटर हुआ करते थे अर्लियर, जो बाद में जाके पोइट बने. वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, वो इलिटरेट थे. काउ हर्ड का काम करते थे, गा भी नहीं पाते थे और ही वॉज वेरी शाई. तो दिस वॉज द बैकग्राउंड टू कैडमॉन. ये उनकी पुरानी स्टोरी है कि कैसे थे वो, पुरानी उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी. देन कम्स द फीस्टिंग ट्रेडिशन. फीस्टिंग ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के घर कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई डिनर है, तो उस टाइम पे उनका एटीट्यूड कैसा होता था कि सारे लोग गाना गाते थे, सब लोग अपनी अपनी टर्न लेते थे, कुछ कुछ बोलना गाना. बट ही यूज टू ड्रिंक मीड. मीड पीते थे वो. मीड क्या है? वो एक अल्कोहलिक बेवरेज होती है, उसको बोला जाता है मीड. ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीड. तो इट मीन्स एन अल्कोहलिक बेवरेज. तो बस उनको ने वो ड्रिंक करनी थी. इतने शाय थे कि वो कभी भी अपनी टर्न का वेट नहीं करते थे. अगर उनकी टर्न उनको लगता था आने वाली है तो वो भाग जाते थे वहाँ से अपनी उस फीस्ट को छोड़ के. तो ही यूज टू बी लाइक दिस इन द प्रीवियस डेज. बट एक रात को क्या हुआ, कैडमन को एक सपना आया. ही हैड अ ड्रीम. अब ड्रीम में क्या था कि देर वॉज समवन हु वॉज इंस्पायरिंग हिम टू सिंग अ सॉन्ग. और वो फिर जब उठते हैं तो फिर वो वही वाला गाना गाते हैं जो वो अपने सपने में बार बार गा रहे थे. तो अब वो बार बार गाने की वजह से ही गॉट प्रैक्टिस्ड इनटू दैट. प्रैक्टिस होगी तो फिर उनके जो वर्ड्स थे वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए. एंड फिर जब बीड ने उनका गाना सुना तो उन्होंने उसको सुन के लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया लाइन बाय लाइन और उनको प्रिजर्व करके रखा. सो दिस वॉज द बेसिक स्टोरी ऑफ कैडमॉन कि वो कैसे पॉपुलर बने, वो पोइट कैसे बने. ही वॉज नॉट अ पोइट फ्रॉम द बिगनिंग. ही वॉज अ पेंटर एंड ही वॉज इलिटरेट, शाई, नेवर यूज टू सिंग, बट दैट ड्रीम चेंज्ड हिज लाइफ. अब कैडमन की कुछ उनके बात करेंगे हम हिम्स की. हिम क्या होता है? हिम होती है एक 9 लाइन्स की लॉन्ग पोएम.
कोई ऐसी पोएम जिसके अंदर 9 लाइन्स हो तो दैट इज़ कॉल्ड अ हिम, और वो एक मास्टरपीस कहलाती है। या लिखा भी देखो, हिम इज़ अ 9 लाइन्स लॉन्ग पोएम। इसके अंदर हम कैनिंग्स का यूज़ करते हैं और सिजोरा। कैनिंग्स क्या होती है? फिगरेटिव एक्सप्रेशन, जिसमें हम फिगर्स वगैरह यूज़ करके एक्सप्रेस करते हैं कोई चीज़, तो दैट इज़ कैनिंग। और सिजोरा क्या होता है? देज आर द पॉजेस, व्हेन देयर आर पॉजेस इन बिटवीन द लाइन्स, तो दैट इज सिजोरा। तो हम सिजोरा का यूज़ करते हैं कैडमन की हिम्स में, राइट। अब इनकी कुछ पोएम्स हैं जिनके अंदर गॉड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड को इन्होंने मेजरर कहा है, द ग्लोरी फादर, इटर्नल लॉर्ड, होली क्रिएटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कैडमन ने यूज़ किया था टू रिप्रेजेंट गॉड, या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं यूज़ किया था, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो यूज़ करे थे। तो दैट डिपेंड्स कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट बीड एंड कैडमॉन। अभी तक हमने बीड पढ़ा और कैडमन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साइन वुल्फ। साइन वुल्फ जो थे ना, ये रिलीजियस पोइट थे, ये लिखा है यहाँ पर। ही वॉज वेरी रिलीजियस पोइट, इनको रिलीजियस पोइट कहा जाता है। और ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये एक ऐसे राइटर थे जो अपने वर्क्स के नीचे जब साइन करते थे तो कैसे साइन करते थे? र्यूनिक लेटर्स में, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया गया र्यूनिक पोइट्स। ये लिखा है यहाँ पर, uniquely identified by the signature of his name inscribed in runic letters within his work। इनके वर्क्स के नीचे runic letters में साइन होते थे। इनके कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट है? आपको वर्क्स पता होने चाहिए किसने कौन सा लिखा है। तो साइन वुल्फ ने लिखा है क्राइस्ट टू, जूलियाना, इलीन, फेट ऑफ एपोस्टल्स। दीज आर द वर्क्स दैट आर रिटन बाय साइन। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि जो बियोवुल्फ है इसकी हमारे पास 3182 लाइन्स हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि किस में डिवाइडेड है? कितने चैप्टर्स में? 43 चैप्टर्स, जिनको हम फिट्स बोल देते हैं। एक मैन्युस्क्रिप्ट में पाए जाते हैं ये सारे। कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट है ये? कॉटन MS वाइटलस। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में है बियोवुल्फ, तो इट इज़ इन कॉटस MS वाइटलस। और कौन से डायलेक्ट में लिखी गई है? दिस इज वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट। अच्छा, इसको लिखने का स्टाइल क्या है? इसमें एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ सम साउंड्स। एलिट्रेशन का यूज़ किया है कैनिंग, वही हमने पढ़ा पीछे, फिगरेटिव लैंग्वेज। सिजोरा, पॉजेस का यूज़ किया गया है इसके। ये जो पूरी बियोवुल्फ है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 नैरेटिव्स। नैरेटिव्स इसके 3 है, तो आपने ध्यान रखना है, पार्ट्स पूछेगा तो 2, नैरेटिव्स पूछेगा तो 3। तो वील बी स्टडिंग 3 नैरेटिव्स। ये 3 नैरेटिव्स है। पहला जो नैरेटिव है उसका नाम था बैटल विद ग्रेंडल, दूसरे का नाम था ग्रेंडल्स मदर, तीसरे का नाम था द ड्रैगन। ये तीनों के नाम भी याद होने चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो ये तीनों के नाम पता होने चाहिए, राइट। अब आती है हमारे पास यहाँ से बियोवुल्फ की स्टोरी। अब बियोवुल्फ की स्टोरी क्या है? बियोवुल्फ जो है ना, वो एक पर्सन है जो कि नेफ्यू है किसका? हाइजीलैक का। ये बियोवुल्फ गीटलैंड में रहता है और ये गीटलैंड से डेनमार्क जाता है। क्यों जाता है? किंग रॉथर की हेल्प करने के लिए। क्यों? किंग रॉथर को क्या हुआ? किंग रॉथर और उसकी वाइफ है, और इन दोनों को प्रॉब्लम ये है कि इसकी वाइफ का नाम है बेल्दिनो। अगर यहाँ लिखा हो तो इट इज़ नॉट रिटन, द स्पेलिंग्स आर दिस, WEALHTHEOW। दिस इज़ द वाइफ ऑफ किंग, हाँ, दिस इज़ द वाइफ ऑफ किंग रॉथर। ये जो किंग रॉथर है, इनकी ये वाइफ है। ये कहाँ रहते हैं? डेनमार्क में रहते हैं दोनों, राइट। तो व्हाट हैपन इज़ कि ये और इनकी वाइफ, रॉथर किंग और इनकी वाइफ जो है, उनके ऊपर कौन अटैक कर रहा है? एक मॉन्स्टर है, और उस मॉन्स्टर का नाम क्या है? ग्रेंडल। वो अटैक कर रहा है बेसिकली, ये इनकी स्टोरी है, ठीक है।
तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि अब क्योंकि ये किंग रॉथर और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है उस मॉन्स्टर से, तो ये बियोवुल्फ जो है वो उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाता है। कहाँ पर? डेनमार्क में। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो मॉन्स्टर है ग्रेंडल, वो कहाँ पर अटैक करता है? वो अटैक करता है उनके हॉल में। हॉल का नाम क्या है? ह्योरॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस मीड हॉल का नाम क्या था, तो इट वॉज ह्योरॉट। ह्योरॉट पे अटैक करता था वो। ह्योरॉट क्या था? एक ऐसा हॉल था जहाँ पर वो सेलिब्रेशंस करते थे, तो उसको बोलते थे हॉल ऑफ द हॉट। 12 साल तक उसने ऐसे अटैक किया। अब ग्रेंडल जो है उसको ऐसा लगता, ऐसा माना जाता है कि ग्रेंडल जो है ना वो डिसेंडेंट है केन का। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो किसका डिसेंडेंट है। ठीक है, अब वो वहाँ पर अटैक करता था। क्यों अटैक करता था उसी हॉल पे? क्योंकि उसको गाने की और सेलिब्रेशन की आवाज़ नहीं पता थी, इसीलिए वो पिछले 12 सालों से यही कर रहा था कि वो आता था, अटैक करता था और चला जाता था। लेकिन फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बियोवुल्फ ने वॉलंटियर किया और उसने कहा कि मैं इससे फ़ाइट करूँगा। इस बीच क्या हुआ कि जब वो फाइट करने वाला था उससे, तो ना इसका एक फ्रेंड था बियोवुल्फ का। इसका नाम था अनफर्थ। ये लिखा है यहाँ पर अनफर्थ, ये नाम है, बस हम यहाँ पर इसको लिंक कर रहे हैं कि इसका एक फ्रेंड था बियोवुल्फ। वो उसको अंडर एस्टिमेट करता है कि तू कहाँ लड़ लेगा ग्रेंडल के साथ। लेकिन फिर बियोवुल्फ क्या करता है, उसको ना स्टोरी बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़ सकता हूँ। पहले भी मैंने एक अंडर वाटर स्विमिंग मैच लड़ा है ब्रेका के साथ, तो मैं जीत गया था, तो मैं ग्रेंडल के साथ भी लड़ सकता हूँ। तो इसीलिए फिर वो क्या करता है, वो उनके साथ फाइट करने चला जाता है बियोवुल्फ ग्रेंडल के साथ, और फिर वो उसको ग्रैब कर लेता है और उसकी बाजू तोड़ देता है। ये लिखा है Beowulf tears off Grendel's arm in weaponless combat, defeating the monster. Now अब जो वो किंग था, इस खुशी में वो बियोवुल्फ को क्या देता है? 8 horses, वेपन, आर्मर और ट्रेजर। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसने उसको क्या क्या चीज़ें दी, कौन जीता और कौन हारा, किसने किसको अंडर एस्टिमेट किया, उस हॉल का नाम क्या था, हॉल का मीनिंग क्या था, वहीं क्यों अटैक किया, कितने साल तक अटैक किया ग्रेंडल ने। तो ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। दिस कम्प्लीट्स द पार्ट 1 है। अब फिर सेकेंड पार्ट में क्या होता है, ग्रेंडल की मदर होती है, वो जानती है कि मैं बियोवुल्फ से क्या लूँ, रिवेंज। तो फिर वो क्या करती है, ग्रेंडल की मदर रिवेंज लेने के लिए जो अनफर्थ है उसको मार देती है। ठीक है, लेकिन बियोवुल्फ जो है वो उसको ट्रैक कर लेता है और उसको अंडर वाटर ले जाकर उसको भी मार देता है। तो नाउ ग्रेंडल्स मदर इज ऑल्सो डेड। तो ग्रेंडल गया, ग्रेंडल की मदर भी मर गई। तीसरा पार्ट है द ड्रैगन। अब 50 ईयर्स निकल जाते हैं, अभी उनको कोई डर नहीं था। लेकिन 50 ईयर्स के बाद एक ड्रैगन है, वो अटैक करता है किसके ऊपर? बियोवुल्फ पे। क्यों अटैक करता है, इसका भी एक कारण है। एक थीफ था, एक चोर, उसने ना एक कप चुरा लिया ड्रैगन के खजाने में से। तो ड्रैगन को लगता है वो इन्होंने चुराया, इस वजह से वो गुस्से में आके उस पर अटैक करता है। लेकिन बियोवुल्फ जो है अभी भी फाइट करना चाह रहा है ड्रैगन से कि मैं इसको हराऊंगा। तो फिर ये क्या करता है कि उससे लड़ाई करने चला जाता है। लेकिन इसके साथ इस टाइम पे कोई भी नहीं होता, सिर्फ इसका एक फ्रेंड होता है लॉयल, जिसका नाम है विगलैफ। तो वो उसको लेके चला जाता है। नाउ हु डिलीवर्स दिस फैटल ब्लो? बियोवुल्फ इज मोर्टली वुंडेड बट विक्टोरियस। अब लास्ट में क्या होता है, बियोवुल्फ जो होता है वो जीत तो जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ये दोनों लड़ाई करते हैं विगलैफ और वो मिलके, लेकिन वो उसको तो मार देते हैं ड्रैगन को, लेकिन जो हमारा ये है बियोवुल्फ है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। अब बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो फिर मरने से पहले उसको पता है कि अब उसकी डेथ होने वाली है बियोवुल्फ की, तो इस वजह से वो विगलैफ को बोलता है कि वो ड्रैगन के 2 हिस्से कर दे, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दे। और फिर वो कर देता है, और फिर वो कहता है कि मेरा जो फ्यूनरल होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो फिर उसका फ्यूनरल जो है वो बहुत बड़ा किया जाता है। उसी की एक बैरो भी बनाई जाती है एज अ मॉन्यूमेंट, जिसको हम बोल देते हैं एक पिक्चर बनाना या एक मॉन्यूमेंट तैयार करना। 10 दिन लग गया हम लोगों को उसकी पिक्चर तैयार करने में, फ़ोटो तैयार करने में। तो ये होता है। नेक्स्ट है कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बियोवुल्फ।
सबसे पहले इसकी सेटिंग कहाँ पर है, मतलब कि पूरी स्टोरी कहाँ सेट करी गई है, तो दिस इज़ इन स्कैंडिनेविया में हमने इसको देखा है, या फिर जिसको लैंड ऑफ किड्स बोलते हैं, सदर्न स्वीडन ये। उसके अलावा एक मीड हॉल हीरोट है जो कि सेंट्रल लोकेशन है। मीड हॉल हीरोट है, हॉल ऑफ हार्ट। अच्छा, इसमें एक स्वॉर्ड उसने यूज़ की थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस स्वॉर्ड का, तलवार का क्या नाम था, दिस इज़ नेगलिंग, दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, नाम पूछा जाता है कि इसका क्या नाम था स्वॉर्ड का, तो दिस वॉज ये नेगलिंग, राइट। नेक्स्ट है किंग, मॉडल किंग, स्काइड स्कीपिंग इज इंट्रोड्यूस एट द बिगनिंग टू एस्टैब्लिश द मॉडल। मतलब इस किंग को लेके उन्होंने कहा है कि हमने सारी स्टोरी बिल्ड करी है, तो दिस इज स्काइड किंग, इसको आप पढ़ भी सकते हो और नहीं भी। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आती है, फार फ्लू द बोस्ट वो हिम। तो ये फार फ्लू द बोस्ट ऑफ हिम जो है, ये ऐसे पूछेंगे कि ये लाइन कौन सी उससे ली गई है, पोएम से ली है, या किसने लिखी है, किसने कही है, किसके बारे में कही है, तो दिस इज ऑल अबाउट बियोवुल्फ, नथिंग एल्स। नाउ दिस इज द बियोवुल्फ्स फाइनल ग्लोरी। बियोवुल्फ की फाइनल ग्लोरी में उन्होंने बताया कि फाइनली क्या हुआ। उसने क्या बोला मरने से पहले, उसने बोला विगलैफ को कि ड्रैगन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दे, एंड उसने कहा कि मुझे ग्रैंड फ्यूनरल चाहिए। फिर फ्यूनरल होता है, मैसिव फायर और प्लेस, उसकी पूरी बॉडी को बर्न किया जाता है, और लोगों को 10 दिन लग गए टू कंस्ट्रक्ट अ ह्यूज बैरो एज अ मॉन्यूमेंट टू दैट लॉस्ट किंग। तो उन्होंने उसका एक बैरो बनवाया मॉन्यूमेंट की तरह, 10 दिन लगे उसमें। फिर ये जो बियोवुल्फ था, इसका सक्सेसर कौन बन गया, विगलैफ, क्योंकि बियोवुल्फ मर गया तो विगलैफ बिकेम द सक्सेसर। इम्पॉर्टेंट यह बात क्या याद रखने वाली कि J.R.R. टॉकिन है, इन्होंने बियोवुल्फ को ट्रांसलेट किया था किसमें, ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ। ऐसे सीमस हेंडे हैं, इन्होंने भी एक सेलिब्रिटी ट्रांसलेशन प्रोड्यूस की थी इसको चेंज करके। तो यू शुड नो हु हैज़ ट्रांसलेटेड बियोवुल्फ, इट इज़ J.R.R. टॉकिन एंड सीमस हेंडे। तो ये सारी बातें याद रखने वाली हैं। सो आई बिलीव आपको जो राइटर्स हैं वो समझ आ गए होंगे, एंड द स्टोरी ऑफ बियोवुल्फ इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड टू यू। बियोवुल्फ वाला पार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पूरे पेपर में। सो आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अभी हमने पूरे राइटर्स नहीं पढ़े हैं, वी हैव मोर राइटर्स, सो वील कवर अदर राइटर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।